हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं एरे एडीटी को इम्प्लीमेंट करने का प्रोग्राम। और इसका पार्ट 4 है। इसका मतलब 3 पार्ट्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं और आपने देख लिया है कि एरे और एरे एडीटी में क्या फ़र्क होता है। एरे एडीटी में एडीटी का मतलब क्या है, हमने देख लिया है कि एरे एडीटी क्लास बनाएंगे तो उसके अंदर क्या क्या वेरिएबल्स और क्या क्या फंक्शंस होंगे। अगर आपने पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले तीनों पार्ट ज़रूर देख लें और उसके बाद ही ये चौथा पार्ट देखें, क्योंकि ये उसके कंटिन्यूशन में है। इसके अलावा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम पार्ट 4 में कुछ बहुत ही तगड़े कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप प्लीज़ कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करके इसको देखेंगे, जैसे इंसर्शन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग किस तरीके से की जाती है। इसी चैनल पे मैंने उसका वीडियो भी रखा हुआ है। फ्रेंड फंक्शन के थ्रू हम इंसर्शन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करते हैं। इसके अलावा कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्यों इसको बनाना चाहिए, उस पर डिस्कशन होगा। साथ ही साथ कॉपी कंस्ट्रक्टर में डीप कॉपी और शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस होगा और डिस्ट्रक्टर का भी इंपॉर्टेंस हमको समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंसर्शन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग की। जब भी आप इंसर्शन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करते हैं तो उसके पीछे मकसद क्या होता है। इंसर्शन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग आप इसलिए करते हैं कि जिस तरह से आप सी आउट का इस्तेमाल करके किसी भी डेटा को प्रिंट कराते हैं, वैसे ही आप चाहेंगे कि लिस्ट की वैल्यू को प्रिंट करा लें। तो मैं लिखना चाहूँगा सी आउट और मैं L1 लिख दूंगा तो पूरी लिस्ट हो जानी चाहिए प्रिंट। अभी लिस्ट में 2 आइटम्स रखे हैं 10 और 20, तो ये दोनों प्रिंट हो जाने चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली सी आउट किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर जो इंसर्शन ऑपरेटर बना हुआ है उसमें ऐसा कोई वर्जन नहीं बना है जो एरे एडीटी टाइप की वैल्यू को रिसीव कर सके। इसलिए इंसर्शन ऑपरेटर हमको खुद को बनाना पड़ेगा एज अ फ्रेंड फंक्शन ऑफ एरे एडीटी, बिकॉज इस फंक्शन का, इस ऑपरेटर का मकसद है L1 के मेंबर्स को प्रिंट कराना। तो जैसे L1 में जो लिस्ट है 10 और 20 हमको प्रिंट कराना है, तो इसीलिए हमें एरे एडीटी का फ्रेंड बनाना पड़ेगा इसको। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि यदि आपको इंसर्शन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस बात को मेरे सी प्लस प्लस के थ्योरी लेक्चर्स में देख सकते हैं, जहाँ फ्रेंड फंक्शन का ही एक टॉपिक है जिसमें मैंने बताया हुआ है कैसे इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग की जाती है। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि जब आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपने ऑलरेडी इंसर्शन ऑपरेटर को समझा हुआ है। इसीलिए आपको मालूम है कि इंसर्शन ऑपरेटर मुझे एज अ फ्रेंड फंक्शन बनाना पड़ेगा। किसका फ्रेंड? एरे एडीटी का फ्रेंड। तो एरे एडीटी क्लास के अंदर मैं फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ। आप जानते हैं फ्रेंड फंक्शन जब डिक्लेयर करते हैं तो फ्रेंड कीवर्ड लिखते हैं, फिर जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करना है वो स्ट्रीम का रेफरेंस रिटर्न करना है। ऑपरेटर मैं बना रहा हूँ इंसर्शन ऑपरेटर और इसमें 2 आर्गुमेंट पास हो रहे हैं। एक पास हो रहा है ओ स्ट्रीम टाइप का रेफरेंस और एक एरे एडीटी टाइप की वैल्यू। तो देखिए, जब यहाँ पर ये सी आउट इंसर्शन L1 है तो इसको ऐसे समझिए कि इंसर्शन ऑपरेटर कॉल होता है और उसमें 2 आर्गुमेंट पास होते हैं। एक तो सी आउट का रेफरेंस पास होता है और दूसरा L1 की वैल्यू पास होती है। तो अब मैं इस फंक्शन को, इस ऑपरेटर को डिफाइन करने वाला हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पर इसकी कोडिंग कर देता हूँ। अब जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो दोबारा से हम लोग फ्रेंड कीवर्ड नहीं लिखते हैं, हम लिखेंगे ओ स्ट्रीम और मेंबरशिप लेबल भी नहीं आता है क्योंकि ये मेंबर फंक्शन नहीं है। ऑपरेटर इंसर्शन और इसके अंदर 2 आर्गुमेंट होंगे ओ स्ट्रीम रेफरेंस और इसका कुछ नाम रख लेता हूँ डी आउट। ठीक है, तो सी आउट का रेफरेंस कौन कंटेन करेगा? डी आउट। और पास कर देता हूँ एरे एडीटी टाइप की वैल्यू। एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ L नाम का। ठीक है, नाम कुछ भी और रखा जा सकता था, मैंने L नाम से यहाँ पे बना लिया। अब मुझे इसको डिफाइन करना है, तो देखिए अब इसकी कोडिंग करते हैं। इस कोडिंग में सबसे पहले मैं एक कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि क्या L के अंदर, L मतलब L1 का डेटा पूरा कॉपी हो गया होगा L में। ठीक है ना, तो L के अंदर जो लास्ट इंडेक्स है उसकी वैल्यू क्या -1 है? क्योंकि अगर ऐसा है तो लिस्ट में कोई भी आइटम नहीं है।
तो मुझे सिर्फ ये प्रिंट करा देना है कि लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक। और उसके बाद फिर मैं एक फॉर लूप लगा देता हूँ। अच्छा, लिस्ट अगर एम्प्टी है तो ये फॉर लूप चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक आई वेरिएबल बनाता हूँ जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट करता हूँ और आई की वैल्यू लेस देन एल डॉट काउंट आइटम्स तक चलाऊंगा। अच्छा, क्या होगा अगर काउंट आइटम 0 होंगे, लिस्ट एम्प्टी होगी तो काउंट आइटम्स 0 आएगा, ठीक है ना। और आई की वैल्यू 0 से छोटी तक चलाना है, मतलब ये लूप एक भी बार नहीं चलेगा अगर लिस्ट एम्प्टी होगी तो आई प्लस प्लस, ठीक। और एक एक आइटम को मुझे प्रिंट कराना है, तो मैं लिखूंगा सी आउट और इसमें मैं लिखता हूँ, थोड़ी सी स्पेस प्रिंट करा रहा हूँ मैं, एल डॉट गेट आइटम और इसमें इंडेक्स पास कर देता हूँ आई। तो एक एक करके सारी वैल्यूज़ ये प्रिंट करता जाएगा और साथ में मैं रिटर्न कराता हूँ लास्ट में डी आउट, क्योंकि मुझे रेफरेंस रिटर्न करना था ओ स्ट्रिंग टाइप का। बन गया। अब इस कोड के कारण ये वाली लाइन चल पाएगी, समझ में आया? ओके, अब हम लोग समझते हैं डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर का काम क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो एरे को फिर कोई पॉइंट करने वाला पीटीआर बचेगा ही नहीं। तो हम चाहते हैं ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने से पहले ये जो एरे है इसकी मेमोरी रिलीज हो जाए। देखिए डिस्ट्रक्टर क्या करता है, डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, बल्कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला है उसके जस्ट पहले डिस्ट्रक्टर कॉल होता है और वो ज़रूरी काम करता है जो ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने के बाद हम नहीं कर सकते। अब ज़रूरी काम क्या है, एरे की मेमोरी को रिलीज़ करना, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो एरे रिलीज़ नहीं हो रहा है, तो एरे को हम एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि पीटीआर नहीं रह जाएगा। जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो पीटीआर भी चला जाएगा। तो फिर वो मेमोरी जो कंज्यूम हो चुकी है लेकिन आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, हम कहते हैं ये मेमोरी लीक हो गई। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज मेमोरी लीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मेमोरी लीक ना हो इसके लिए ऑब्जेक्ट के जिंदा रहते ही, क्योंकि तब तक पीटीआर एग्जिस्ट करता है, हम पीटीआर की मदद से इस एरे की मेमोरी को करा देना चाहते हैं रिलीज। तो ये काम हम डिस्ट्रक्टर के अंदर कोड करेंगे। तो मैंने आपसे कहा था डिस्ट्रक्टर जरूर से आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्ट्रक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, कब बनाना चाहिए, वो आज इस एग्जाम्पल में हमें क्लियर हो रहा है। तो हम डिस्ट्रक्टर बना रहे हैं। डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए पहले टिल्ड सिंबल लगाते हैं, उसके बाद लिखते हैं क्लास का नाम एरे एडीटी और कोई आर्गुमेंट इसमें नहीं होता है। इसके अंदर सिंपली मैं लिख रहा हूँ डिलीट पीटीआर। तो पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उस एरे की मेमोरी हो जाएगी रिलीज। तो ये हमने डिस्ट्रक्टर भी बना लिया। अब लास्ट चीज हमें देखनी है डीप कॉपी और शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करके आए होंगे, तो हमको देखना है कॉपी कंस्ट्रक्टर का कोड। तो क्या आपको याद है कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे बनाया जाता है? यस, एरे एडीटी, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एरे एडीटी टाइप का ही आपको बनाना है एक रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल क्यों बनाना है? क्योंकि हम इसमें ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एरर आएगी। ये बातें कॉपी कंस्ट्रक्टर जब मैंने पढ़ाया था तब डिस्कस की थी। तो यदि आपके वो कॉन्सेप्ट्स वीक हैं तो डेफिनेटली आपको ये समझने में दिक्कत जा रही होगी। तो आप उस कॉन्सेप्ट को प्लीज़ पहले रिवाइज करिएगा कि कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम रेफरेंस ही क्यों पास करते हैं। पर रेफरेंस ही पास करना है, अगर ऑब्जेक्ट पास करूँगा तो एरर आएगी। ओके, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो कब कॉल हो रहा है? कॉपी कंस्ट्रक्टर तब कॉल हो रहा है, देखिए बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अब यही इंसर्शन ऑपरेटर हमने बनाया था तो उसमें क्या किया था, उसमें हमने ऑब्जेक्ट पास किया था किसका? एरे एडीटी का। देखिए इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जब हमने लिखा था तो हमने क्या किया था, इंसर्शन ऑपरेटर कॉल हुआ था और उसमें सी आउट पास हुआ था, सी आउट का रेफरेंस और L1 की वैल्यू। जब L1 की वैल्यू पास हो रही थी तो वो किस में रिसीव हो रही थी? L में। तो अगर मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर ना बनाऊं तो क्या होगा? तो ये होगा कि जब L बनेगा, क्योंकि वो इनिशियलाइज हो रहा है L1 से, इसलिए कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट बनता है। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है एरे, और ऑब्जेक्ट बनने के साथ ही ये इनिशियलाइज भी हो रहा है। इनिशियलाइज यहाँ पे नहीं दिखता, एक्चुअल आर्गुमेंट में दिखता है। तो एक्चुअल आर्गुमेंट कहाँ है? जहाँ से मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें एक आर्गुमेंट अपन पास कर रहे हैं L1, तो L1 किस में गया? L में।
तो एक्चुअल में एल ऑब्जेक्ट बनने पर हम उसे इनिशियलाइज कर रहे हैं L1 से, इसीलिए हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट बनते वक्त उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज हो रहा है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल। तो L के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर हो जाएगा कॉल। अब आपको डायग्राम से पहले मैं बात समझाता हूं। ये L1 है, ठीक है। अब होता यह है कि एक L नाम का ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं। कहां बना रहे हैं? इंसर्शन ऑपरेटर के अंदर, ठीक है। तो ये L नाम का ऑब्जेक्ट बन गया और आप L1 से उसे इनिशियलाइज करते हैं। डेफिनेट बात है कि L1, ये जो L नाम का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, सॉरी ये L1 नहीं है, L है। L नाम का जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, इसमें L1 इनिशियलाइज कर रहा है इसको, मतलब L के अंदर भी वेरिएबल होंगे कैपेसिटी, इसके अंदर भी वेरिएबल होगा लास्ट इंडेक्स, ठीक है, और इसके अंदर भी वेरिएबल होगा PTR। अगर मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाऊंगा तो इस समय जो कंपाइलर ने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ होता है वो चल जाएगा। अच्छा, कंपाइलर जो कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाता है वो क्या करता है? वो हूबहू कॉपी कर देता है, यानी जो L1 में डेटा था वो कॉपी कर देगा L में। तो L1 में डेटा क्या था? इंडेक्स कैपेसिटी की वैल्यू 5 थी, इसमें भी 5 चल जाएगी। लास्ट इंडेक्स की जो भी वैल्यू थी -1 है तो -1 चल जाएगा, और कुछ और वैल्यू है तो वो चल जाएगी। और PTR में जो वैल्यू थी वो भी कॉपी हो जाएगी। वो कॉपी हो जाने से ये PTR भी इसी वाले एरे को पॉइंट करने लगेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस, यही प्रॉब्लम है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही एरे को पॉइंट करेंगे। ये दूसरे ऑब्जेक्ट जो L बना है इसका अपना अलग से एरे नहीं होगा, क्योंकि आपने कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया और कंपाइलर ने जो कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया उसने मेंबर वेरिएबल्स का डेटा एग्जैक्टली कॉपी कर दिया। इसको बोलते हैं शैलो कॉपी। तो शैलो कॉपी से मेंबर वेरिएबल्स की वैल्यूज कॉपी हो गई, जिससे कि दोनों ऑब्जेक्ट में बैठे पॉइंटर्स एक ही एरे को पॉइंट कर रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब हमारा ये इंसर्शन ऑपरेटर का काम कंप्लीट होगा, इसकी कोडिंग कंप्लीट होगी, तो क्या होगा? जैसे ही ये फंक्शन एंड हुआ वैसे ही इसके अंदर जो लोकल वेरिएबल्स बने वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब ये जो L नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है ये लोकली बना है इसके अंदर, तो ये भी डिस्ट्रॉय होगा। और जब ये डिस्ट्रॉय होगा तो डिस्ट्रॉय होने से पहले क्या कॉल कर लेगा? ये कॉल कर लेगा डिस्ट्रक्टर को। और डिस्ट्रक्टर क्या करेगा? डिस्ट्रक्टर PTR जिस एरे को पॉइंट कर रहा है उसको रिलीज कर देगा। मतलब जब ये ऑब्जेक्ट L डिस्ट्रॉय होगा उसके पहले इसके लिए डिस्ट्रक्टर चलेगा और इसका PTR जिसको पॉइंट कर रहा है वो रिलीज हो जाएगा, तो ये एरे ही आपका रिलीज हो जाएगा, ये एरे नहीं बचेगा। तो आपका इंसर्शन ऑपरेटर का काम जब खत्म हुआ, वापस मेन फंक्शन में आए, तो L1 तो एग्जिस्ट कर रहा है, पर L1 का PTR जिस एरे को पॉइंट कर रहा है वो एरे तो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। दिस इज द प्रॉब्लम। पर ये प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि शैलो कॉपी हुई। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर हम बनाएंगे और शैलो कॉपी नहीं होने देंगे। हम क्या करेंगे? कैपेसिटी और लास्ट इंडेक्स की वैल्यू तो एज इट इज कॉपी कर देंगे, पर एरे की वैल्यू, एरे का एड्रेस PTR में जो रखा है वो PTR का डेटा कॉपी नहीं करेंगे, बल्कि इस नए ऑब्जेक्ट के लिए मैं एक एरे फिर से बनाऊंगा, जितनी कैपेसिटी है उतना बड़ा एरे बनाऊंगा, जो हमारे L1 का एरे है उसका डेटा उसमें कॉपी भी करूंगा, और ये जो PTR है ये इस नए एरे को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही। एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं मैं। ये देखिए, मैं क्या चाहता हूं, यहां पर कैपेसिटी और लास्ट इंडेक्स की वैल्यू तो मैं कॉपी कर दूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर पॉइंटर की वैल्यू कॉपी ना करूं, बल्कि मैं यहां पे एक नया एरे बनाऊं। ठीक, इस एरे में साइज वही रखूं जो L1 वाले एरे का है, और ये PTR इस नए एरे को पॉइंट करने लगे, और इधर का सारा डेटा इसमें कॉपी कर लो। समझ में आया? अब लास्ट इंडेक्स की वैल्यू -1 नहीं होती, मान लीजिए 3 होती, तो इसका मतलब 0 से 3 तक के ब्लॉक्स फिल्ड होते, तो ये सारी की सारी वैल्यूज किस में कॉपी हो जाती हैं? इस नए एरे में कॉपी होती है। तब जाके इसको हम बोलते हैं डीप कॉपी। इसको क्या बोलते हैं? डीप कॉपी। तो ये डीप कॉपी करने का कोड मैं अब लिखने वाला हूं, आप इसको जरा देखिएगा, समझिएगा। तो मैं जो कॉपी कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं शैलो कॉपी नहीं होने देना चाहता, मैं डीप कॉपी करवाना चाहता हूं। तो कैपेसिटी, ये किसका कैपेसिटी है? कॉलम ऑब्जेक्ट, मतलब किसके लिए चल रहा है? ये L के लिए चल रहा है।
L ऑब्जेक्ट बन रहा है, L1 उसमें कॉपी हो रहा है। ठीक है, तो इसमें मैं असाइन कर देना चाहता हूं L डॉट कैपेसिटी। ठीक है, तो जो डेटा कॉपी हो रहा है, अब देखिए आप यहाँ L नाम से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मैं इसका नाम कुछ और रख देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ लिस्ट, है ना, यहाँ पे भी रख देता हूँ लिस्ट ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर चला है ये किसके लिए चला है? जब यहाँ पे ये L ऑब्जेक्ट बना है ना, इस L के लिए चल रहा है। तो जब मैं कैपेसिटी लिख रहा हूँ, लास्ट इंडेक्स लिख रहा हूँ, तो किसके? L के। ठीक, और लिस्ट में किसका डेटा आ गया? लिस्ट में डेटा आ चुका होगा L1 का। ठीक है, तो L1 का डेटा लिस्ट में, तो लिस्ट डॉट कैपेसिटी की वैल्यू मैं कैपेसिटी में रखता हूँ। मतलब ये जो L1 के अंदर कैपेसिटी है 5, ये कॉपी हो गया है L के 5 में। ठीक, ओके, और क्या करना चाहिए? लास्ट इंडेक्स की वैल्यू भी कॉपी करनी चाहिए। तो लास्ट इंडेक्स मैं असाइन करता हूँ लिस्ट डॉट लास्ट इंडेक्स। ठीक है, अब मुझे ये जो PTR है इसमें नया एरे बना के उसका एड्रेस रखना है, और जो नया एरे बनाना है इन टाइप का, उसकी कैपेसिटी भी डिसाइड कर देता हूँ, तो वही सेम कैपेसिटी हो जाएगी। उसके बाद मैं एक लूप चलाता हूँ जिसमें मैं एक i वेरिएबल बनाता हूँ जिसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करता हूँ और लास्ट इंडेक्स तक चलाता हूँ। L डॉट लास्ट इंडेक्स, सॉरी L लिस्ट डॉट लास्ट इंडेक्स। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू, है ना, और एक एक वैल्यू मैं उठा के कॉपी कर देता हूँ। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे ये एक एक वैल्यू इस एरे में जो रखी होगी वो सब कॉपी करनी है। तो लास्ट इंडेक्स तक फील्ड है, इसकी सारी वैल्यूज को कॉपी करता हूँ। कैसे करूँगा? PTR I में असाइन करो लिस्ट डॉट PTR I, दैट्स इट। मेरा सारा का सारा डेटा कॉपी हो चुका है, और इस तरीके से मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बना लिया। ये हमारा पूरा प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करके भी आपको बताया था। ये हमारा लास्ट पार्ट है एरेडिटी को इम्प्लीमेंट करते हुए। ये देखिए मैंने 3 वैल्यूज़ यहाँ पे रख दी हैं, और उस लिस्ट की वैल्यूज़ को मैं प्रिंट भी कराना चाहता हूँ। तो एक बार मैं इसको कंपाइल रन करके बताता हूँ। देखें कितनी एरर्स आ रही हैं, या ये रन हो जाता है, आई डोंट नो। ये रन हो गया, यानी कोई एरर नहीं है, और देख सकते हैं 10, 20, 30 यहाँ पे वैल्यूज़ भी प्रिंट हो रही हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। इसके अंदर अगर मैं इंसर्ट करता हूँ जैसे L1 डॉट सेट आइटम, ठीक है, और इसमें मैं इंडेक्स नंबर 1 पे एक वैल्यू रखना चाहता हूँ 40। अब आप एक चीज़ देखिए कि इंडेक्स नंबर 1 पे ऑलरेडी 20 रखा हुआ है, तो ये 40 जाएगा तो 20 और 30 को राइट शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो जब मैं लिस्ट की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो ये मुझे पता चल जाएगा कि ऐसा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो आप देखिए, यस 40 कहाँ इंसर्ट हो गया, इंडेक्स नंबर 1 पे, और 20, 30 राइट में शिफ्ट हो गए। यानी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। अभी जितने फंक्शंस हमने बनाए आप इन सबको कॉल कर करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। ठीक है, ओके, बिगनर्स के लिए प्रोग्राम बिल्कुल इजी नहीं होगा, इसलिए वो 2-3 बार इन वीडियोस को देखें, समझें और खुद बनाने की कोशिश करें। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे जो कि प्रीवियसली अगर आपको नहीं आते होंगे तो आपको डेफिनेटली दिक्कत जाएगी, तो उनको रिवाइज ज़रूर करिएगा, जैसे कि मैंने समय समय पे इन वीडियोस में बताया। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और वीडियोस पब्लिश करूँ तो उसकी जानकारी आपको मिले। मेरी वेबसाइट को जरूर विजिट करें www.mysirji.com। यहाँ पे आपको सारे वीडियोस के लिंक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिल जाते हैं, और सारे वीडियोस हिंदी में हैं। डेली नया वीडियो अपलोड होता है, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। शायद यूट्यूब में आप ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन इतना कंटेंट आपको इस साइट पे मिलेगा। अगर पसंद आए तो इस साइट को आप शेयर भी करिएगा अपने फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू।